वेलकम टू दिस सेशन। इस सेशन में हम बात करेंगे आईआईटी जैम 2020 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस। ठीक है, देखते हैं पहला क्वेश्चन किस तरह से है। काफी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, देख लीजिए क्या कहता है। द न्यूक्लियो बेस नॉट फाउंड इन डीएनए इज। आपको थोड़ा बेसिक नॉलेज पता होना चाहिए, डीएनए का स्ट्रक्चर किस तरह से है और उसमें क्या क्या बेसिस होते हैं। उसमें दो तरह के बेसिस होते हैं, प्यूरिन बेसिस एंड पिरिमिडिन बेसिस। यहाँ पर उसमें आपको सिंपली नाम पूछा गया है कि इनमें से कौन से होते हैं। तो देख लीजिए इसको हम कैसे देखेंगे। इस तरह का होता है डीएनए और इस तरह का होता है आरएनए। तो डीएनए और आरएनए में कॉमन चीजें होती है, सिर्फ एक डिफरेंस होता है, वही यहाँ आपको पहचानना है। तो देखिए साइटोसिन साइटोसिन डीएनए में भी है, जो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, और आरएनए सिंगल स्टैंडर्ड दोनों में भी है। ग्वानाइन भी दोनों में भी है, एडेनाइन भी दोनों में भी है। सिर्फ डिफरेंस जो है वो यहाँ पर है, थायमीन और यूरासिल। डीएनए वाली केस में थायमीन प्रेजेंट होता है और आरएनए में यूरासिल प्रेजेंट होता है। तो सिंपली यहाँ पे आपका कौन सा आंसर होगा, यूरासिल ही है जो डीएनए में प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में। द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज। ऑप्शन ए कहता है 1, 2 एंड 3 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सिंपल सा कंसेप्ट है। रेजोनेंस के लिए हमें क्या पता होना चाहिए, रेजोनेंस ऐसी टर्म है जहां पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होता है, डिलोकलाइजेशन होता है। कोई भी एटम अपनी पोजीशन चेंज नहीं करता या ब्रेक नहीं होता है। तो इस वाले में तो देखो, अगर ऑब्जर्व किया तो H यहाँ पर अगर मैं नंबरिंग कर दूं 1, 2, 3, 4, 5, यहाँ पर क्या हो चुका है 1, 2, 3, 4, 5। जो हाइड्रोजन फर्स्ट पोजीशन पे प्रेजेंट था वो सेकंड पोजीशन पे गया है। थर्ड में देखेंगे तो यहाँ पर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ एंड 5, जो फर्स्ट पोजीशन पे हाइड्रोजन प्रेजेंट था अब हो गया है फिफ्थ पोजीशन पर। ठीक है, मतलब यहाँ पर सब्स्टिट्यूएंट ने अपनी पोजीशन चेंज कर दी, तो ये तो नहीं हो सकता रेजोनेंस स्ट्रक्चर। सेकंड में 1 एंड 2 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, इधर से आपको पता चला कि ये भी आंसर हो ही नहीं सकता। तीसरा देखो 1 एंड 3 आर रेजोनेंस स्ट्रक्चर, हो ही नहीं सकता। ठीक है, नेक्स्ट इसमें हाफ सेंटेंस क्या है, वेयर एज 3 इज एन आइसोमर्स ऑफ 1 एंड 2। आइसोमर्स क्या मीनिंग बताता है, मतलब क्या है कि ऐसे दो स्पेसीज है जो सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बट डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूशन, तो हम इनको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कह सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर देख लीजिए 1, 2 एंड 3 आर कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। हाँ, ये इसका आंसर करेक्ट होगा। कॉन्स्टिट्यूशनल मतलब क्या, ब्रेकिंग हो गई है, बॉन्ड की पोजीशन चेंज हो गई है, तो हर एक चीज में वही तो हुआ है, बाकी रिमेनिंग सब जगह पर सही है। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो गया है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ बॉइलिंग पॉइंट ऑफ कंपाउंड्स 1 एंड 4 इज। अब बॉइलिंग पॉइंट्स के लिए टर्म क्या होता है कि कितना कॉम्पैक्ट बॉन्डिंग है, कितनी स्ट्रांग बॉन्डिंग है, इसके बेसिस पर हम बताते हैं। अब ऑप्शन को देखते हुए आपको तो लग रहा है कि ये वाला भी क्या है, अल्कोहल, ये वाला भी अल्कोहल और ये वाला भी अल्कोहल, लेकिन ये वाला जो है क्या है, ईथर है। तो जाहिर सी बात है कि अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट कभी भी ज्यादा होता है कंपेयर टू ईथर से। अब इतना तो पता चल गया, अब ये कि क्यों होता है। अल्कोहल में हाइड्रोजन बॉन्डिंग नाम का कंसेप्ट होता है, इसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, इसीलिए इसमें कॉम्पैक्ट पैकिंग हो जाएगी, उसी वजह से उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होगा, ज्यादा होगा। तो हमको ये तो पता चल गया कि सेकंड सबसे लास्ट है, हम ऑप्शन शॉर्ट आउट कर सकते हैं उसमें से। ये पहले दो तो ऑप्शन हो ही नहीं सकते, रिमेनिंग दो ऑप्शन है। अब अपना कंसेप्ट लगा के देखो, फर्स्ट वाले केस में क्या है, प्राइमरी अल्कोहल है, सेकंड थर्ड वाले केस में भी प्राइमरी अल्कोहल है, और फोर्थ वाले केस में है सेकेंडरी अल्कोहल। अब हमको पता है कि अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात की जाए तो प्राइमरी इज ग्रेटर देन सेकेंडरी इज ग्रेटर देन टर्शियरी, इस तरह का बॉइलिंग पॉइंट होता है। अब वो क्यों समझे, प्राइमरी जब होगा तो उसमें स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, साथ ही साथ इसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा क्योंकि कोई स्टेरिक क्राउडिंग नहीं है, इसी वजह से उसकी पैकिंग जो होती है बहुत कॉम्पैक्ट होती है। उसी वजह से प्राइमरी वाला और जिसमें अनसब्स्टिट्यूटेड होगा उसका बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होगा। यहाँ पर देखिए इतनी चेन तो ठीक है, लेकिन यहाँ पर हाइड्रोजन की जगह मिथिल आ गया है,
तो यहाँ पर पैकिंग के लिए अब सरफेस एरिया उतना फ्री नहीं है, तो कॉम्पैक्ट पैकिंग नहीं होगी, तो उसी वजह से इसका बॉइलिंग पॉइंट इसके कंपेयर में थोड़ा कम होगा। और ऑब्वियसली यहाँ पर ये सेकेंडरी सेंटर इससे भी कम होगा। तो देख लीजिए आपका ऑप्शन फर्स्ट वाले में सबसे ज्यादा दोनों केस में है, उसके बाद थर्ड वाले में, और यहाँ फोर्थ है, तो ये तो नहीं हो सकता। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? थर्ड ऑप्शन। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन में। ट्रीटमेंट ऑफ फॉर्मिक एसिड विथ कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड यूज। देखो फॉर्मिक एसिड मतलब क्या होता है, HC डबल बॉन्ड OOH इस तरह से है। और सल्फ्यूरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड में अगर आपने इलेक्ट्रोफाइल देखा तो आपका SO3 इलेक्ट्रोफाइल जनरेट होता है। ठीक है, क्या होगा रिएक्शन में, ये वाला इधर आके इस तरह से अटैक करेगा और ये वाला इधर जाएगा, तो जो आपको मिलने वाली चीज है वो कुछ इस तरह से होगी। यहाँ पर सिंगल बॉन्ड हो जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड O, ये आया H, इसके ऊपर आया पॉजिटिव, ये हो गया S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O और O माइनस। अब ये O माइनस क्या करेगा, इस पॉजिटिव चार्ज को, प्रोटॉन को लेगा और इस पॉजिटिव चार्ज को स्टेबलाइजेशन देगा। तो आपको जो मिलने वाला इंटरमीडिएट है वो कुछ इस तरह से S डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O OH। अब सिंपल से क्या होगा, ये वाले लोन पेयर यहां जाके इस वाले को क्या करेगा, रिमूव कर देगा। तो आपको जो मिल जाएगा HC ट्रिपल बॉन्ड O पॉजिटिव, और आपका जो बाहर निकला हुआ जो ग्रुप है वो O डबल बॉन्ड S, यहाँ पर डबल बॉन्ड O, ए वाला OH और यहाँ पर O माइनस। ठीक है, अब ये O माइनस इस प्रोटॉन को लेके यहाँ पर निगेटिव चार्ज क्रिएट करेगा, जब आपको मिल जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड O प्लस, यहाँ पर निगेटिव। तो क्या हुआ है यहाँ पर, एक तो CO मॉलिक्यूल और H2O मॉलिक्यूल, क्या होगा CO और H2O, CO2 तो नहीं है, HCO भी नहीं है, और ये तो होगा ही नहीं। तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा? फर्स्ट वन। देख लीजिए इसका एक्सपेरिमेंटली किस तरह से सेटअप होता है। देख लीजिए इस तरह से क्या होगा, हीटिंग दिया जाएगा, आपका जो बीकर होगा उस वाले में क्या लिया हुआ है, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड RB। ठीक है, इस वाले में क्या हुआ है, हम ब्यूरेट से क्या डाल रहे, फॉर्मिक एसिड डाल रहे हैं, और जो सेटअप है यहाँ पर वाटर है कूलिंग के लिए, यहाँ से CO आ जाएगा और यहाँ पर कलेक्ट किया जाएगा। ठीक है, आसान सा रिएक्शन था। नेक्स्ट रिएक्शन देखते हैं क्या पूछा गया है। द अमाइनो एसिड विथ R कॉन्फ़िगरेशन इज। ठीक है, क्या होता है R कॉन्फ़िगरेशन, मतलब हमको क्या करना है, यहाँ पर एब्सोल्यूट कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बताना है। उसके लिए कुछ रूल्स होते हैं जो नॉमेनक्लेचर बताना है। फर्स्ट रूल है कि यहाँ पर सेंटर आपका sp3 होना चाहिए। ठीक है, जो कि हर एक केस में है sp3 सेंटर। दूसरी चीज है चारों सब्स्टिट्यूएंट डिफरेंट होने चाहिए, तभी जाके वो जो सेंटर होता है वो कायरल सेंटर होता है। ठीक है, तो कायरल सेंटर भी सभी में है। अब आपको R और S कॉन्फ़िगरेशन के लिए कुछ रूल्स होते हैं। पहला रूल जो कहता है अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर उनको नंबरिंग करनी है, हायर एटॉमिक नंबर वाले को फर्स्ट प्रायोरिटी आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फर्स्ट प्रायोरिटी आ गई। अब सेकंड में देखना, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर कार्बन है, यहाँ पर हाइड्रोजन है, तो फोर्थ प्रायोरिटी भी डिसाइड हो गई क्योंकि हाइड्रोजन का लीस्ट एटॉमिक नंबर। अब सेकंड और थर्ड में देखना, कार्बन और कार्बन है, दोनों पे नहीं हो रहा है, लेकिन इस वाले कार्बन को कौन अटैच है, C डबल बॉन्ड O OH, ऑक्सीजन ऑक्सीजन, और इस वाले को क्या है HHC है ना, CH3 इस तरह का अटैच है। तो यहाँ पर जो है कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन इस तरह की लिंकेज है, यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन इस तरह की। तो यहाँ पर हायर एटॉमिक नंबर वाला ऑक्सीजन है, इसलिए फर्स्ट सेकंड प्रायोरिटी जाएगी यहाँ पर, फिर थर्ड प्रायोरिटी आ जाएगी यहाँ पर। इस तरह से हमने क्या करना है, फिर लो प्रायोरिटी टू हाई प्रायोरिटी रोटेशन करना है। रोटेशन हम करके गए तो कुछ रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, क्लॉकवाइज का रोटेशन हो गया है, तो फिर आपको देखना है फोर्थ प्रायोरिटी कहां पर है। फोर्थ प्रायोरिटी फिशर प्रोजेक्शन में जब हॉरिजेंटल लाइन पे होती है तो हॉरिजेंटल लाइन टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होती है, तो जो भी कॉन्फ़िगरेशन आएगा उसका उल्टा हो जाएगा। मतलब R आना चाहिए था क्लॉकवाइज रोटेशन से, बट आएगा क्या S, तो इस वाले सेंटर का तो S कॉन्फ़िगरेशन है। सेम उसी तरह का नेक्स्ट का निकालते, इस वाले का आएगा फर्स्ट। अभी जो दिया गया है
इसका हो जाएगा फोर्थ। यहाँ पर जो सेंटर देखा तो कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन यही लिंकेज है, अभी हमने देख लिया है। यहाँ पर जो देखा तो इस कार्बन को हाइड्रोजन हाइड्रोजन और सल्फर है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो दो ऑक्सीजन है और यहाँ पर एक सल्फर है, लेकिन सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है ऑक्सीजन से, तो भले ही हो एक क्यों ना हो, प्रायोरिटी किसको जाएगी, इस वाले को जाएगी सेकेंड, और फिर इस वाले को क्या आ जाएगा, थर्ड। अब प्रायोरिटी देने के बाद रोटेशन करना है लो टू हाई, यहां से गया तो इस तरफ रोटेशन आ गया, रोटेशन आ गया है आपका एंटी क्लॉकवाइज, ठीक है। एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन मतलब आना क्या चाहिए, एस कॉन्फ़िगरेशन, लेकिन फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होने के कारण एस विल कन्वर्ट इनटू आर, तो इस वाले सेंटर का कॉन्फ़िगरेशन क्या आ गया, आर, ठीक है। दूसरे का चेक कर लेते, दूसरे का है कि नहीं, इस वाले को फर्स्ट दे दिया, अभी यहाँ पर फोर्थ आ गया। इन दोनों में अगर हमने बात की तो किसका क्या हो सकता है, यहाँ पर है COO और नीचे है HHC, तो सेम प्रायोरिटी थर्ड इसको जाएगी और फोर्थ सेकेंड प्रायोरिटी इसको जाएगी और थर्ड प्रायोरिटी इसको आ जाएगी। रोटेशन दिखाया तो रोटेशन कौन सा है, क्लॉकवाइज है, आना चाहिए आर बट आएगा क्या, एस, तो ए बी सेंटर क्या हो गया, एस। इस वाले का देखो फर्स्ट प्रायोरिटी फोर्थ प्रायोरिटी, अब थर्ड प्रायोरिटी के लिए यहाँ पर कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन है, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन ऑक्सीजन, इस वाले सेंटर पर क्या है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन कार्बन, ठीक है ना। तो प्रायोरिटी किसको जाएगी, सेकंड प्रायोरिटी इसको, थर्ड प्रायोरिटी इसको। रोटेशन कर दिया तो रोटेशन आ गया क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज करने से आना चाहिए आर बट फोर्थ प्रायोरिटी टुवर्ड्स द ऑब्जर्वर होने के कारण ये हो जाएगा एस, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा हो गया है, सेकंड वन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंसेस। अब यहाँ पर नंबरिंग दिए तो उसका कुछ मीनिंग होता है कि उसी सीक्वेंस में हमें रिएजेंट ऐड करना है। स्टार्टिंग मटेरियल देखा तो अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड कार्बोनिल कार्बन है और फर्स्ट टाइम एरो पर दिया गया है ETMgBr इन ET2O, मतलब क्या है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट दिया है इन डाइथिल ईथर में। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट पे ए जो होता है निगेटिव होगा और ये पॉजिटिव होगा, पार्शियल की हम बात करें, ठीक है, तो ये वाला क्या एक्ट एज अ न्यूक्लियोफाइल। अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर हमारे स्टार्टिंग मटेरियल में दो है, एक बार यहाँ पर है एक बार यहाँ पर है, ठीक है। तो अब इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर कौन सा होगा, 1-2 को ये ज्यादा प्रीफरेंस देता है, क्योंकि क्या है आपका जो न्यूक्लियोफाइल वो भी हार्ड है, तो हार्ड इंटरेक्शन विल बी प्रिफरेबल, सो अटैक हो जाएगा 1-2 अटैक, तो ET यहाँ पर अटैक कर जाएगा, O- यहाँ पर गया, तो आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से, यहाँ पे आपका आ जाएगा इथिल ग्रुप, यहाँ पर हो जाएगा OMgBr, ठीक है। अब उसके बाद क्या होगा, हाइड्रोलिसिस, सिंपल सा, तो आपको जो मिल जाएगा कुछ इस तरह से, इथिल है और यहाँ पर आ जाएगा OH, ठीक है। अब यहाँ पर दिया है टर्शियरी अल्कोहल और एरो पर सेकंड कंडीशन है CrO3 इन CH2Cl2 मतलब डाइक्लोरोमिथिन सॉल्वेंट है। इस CrO3 का क्या होता है, क्रोमियम रिएजेंट है, ये क्या होता है, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इस OH को ऑक्सीडाइज करेगा। अब ये ऑलरेडी टर्शियरी सेंटर पर है, तो इस वाले सेंटर पर तो इसका ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, तो देखिए होता क्या है, जो Cr है, Cr डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो डबल बॉन्ड हो, इस तरह का इलेक्ट्रोफाइल होगा, और न्यूक्लियोफाइल आपके पास क्या है, ये ऑक्सीजन है, ये वाला यहाँ अटैक करेगा CO-, तो नेक्स्ट फॉर्म होने वाली जो स्टेप है, यहाँ पर रहेगा इथिल, यहाँ पर रहेगा O, Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, यहाँ पर क्या है OH या फिर O- ही कर दो, ठीक है। इस तरह का इंटरमीडिएट स्टेप मिल गया। अब उसके बाद क्या होता है, ये वाला जो निगेटिव चार्ज है यहाँ पर आ जाएगा, ये वाला यहाँ जाएगा और CO का बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, तो आपको क्या मिल जाएगा देख लीजिए, यहाँ पर इथिल प्रेजेंट है, डबल बॉन्ड यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर क्या आ गया O Cr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, ठीक है। या फिर आप इधर करें तो एक O- में भी हो जाएगा, ठीक है।
अब उसके बाद क्या होगा, सिंपली इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो यहाँ पर आपको मिल जाएगा अल्कोहल OH, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। फिर से मीडियम में CrO3 है तो इस वाले का क्या हो जाएगा, फर्दर ऑक्सीडेशन, क्योंकि अब ये कहाँ सेंटर है, सेकेंडरी सेंटर पर OH है, तो यहाँ पर इधर अवेलेबल है प्रोटॉन, तो होगा क्या देख लीजिए, OCr डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O माइनस, सेम फर्स्ट स्टेप वाला जैसा आ गया, इस स्टेप जैसा। अब यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन है, तो ये वाला नेगेटिव चार्ज इस हाइड्रोजन को लेगा, इस वाले को यहाँ और ये यहाँ पर देगा, तो देखिए अल्कोहल कन्वर्ट इनटू कार्बोनिल कंपाउंड कीटोन, इस तरह से ऑक्सीडेशन हो गया है। कहाँ तक आ गए, सेकंड स्टेप तक। उसके बाद जो थर्ड स्टेप दिया गया है वो फॉस्फोरस सेलाइड है, और एक कंडीशन हमें क्या इन्फॉर्म करती है कि ये विट्टिग रिएक्शन वाली कंडीशन है, ठीक है। तो यहाँ पर होगा क्या, अब PH3P पॉजिटिव CH2 निगेटिव, THF क्या होता है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन सॉल्वेंट है, ईथर है, ठीक है। ये वाला इस वाले इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर पर अटैक करेगा, वो माइनस हो जाएगा, जो फॉर्म होने वाली स्पेसीज है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर O, यहाँ पर हो जाएगा CH2, यहाँ पर है PPH3 पॉजिटिव और ये निगेटिव। अब ये यहाँ पर अटैक कर लेगा, ठीक है, तो आपको जो मिल जाएगी स्पेसीज देखिए क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पर बिटेन लाइक ट्रांजिशन स्टेट मिली है, ठीक है। अब सिंपली यहाँ से एलिमिनेशन हो जाएगा, ये वाला इधर, ये वाला इधर, ये वाला मिथिल नहीं है इथिल है, ठीक है। तो आपको जो मिल जाएगा कुछ ये वाला प्रोडक्ट मिल जाएगा, डबल बॉन्ड, देख लीजिए ये वाला हो ही नहीं सकता, ये वाला यही हुआ है, ये वाला भी पॉसिबल नहीं, ये वाला भी पॉसिबल नहीं, आपका करेक्ट प्रोडक्ट कौन सा है, सेकंड प्रोडक्ट है। क्या क्या हुआ है, एक बार टर्शियरी का ऑक्सीडेशन हुआ है, आप इसको बैबलर ऑक्सीडेशन कह सकते हैं, फिर उसके बाद हुआ है टर्शियरी का सेकेंडरी सेंटर का ऑक्सीडेशन हुआ है, जहां पर ये H रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होती है निकल जाने की और आपको कार्बोनिल मिलेगा। उसके बाद है विट्टिग रिएक्शन। अब आपको यहां से ये क्यों गया, इसके लिए अगर लॉजिक है तो देख लीजिए, फॉस्फोरस ऑक्सीजन का जो बॉन्ड होता है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग होता है, फॉस्फोरस ऑक्सीजन की एफिनिटी अच्छी होती है, इसीलिए ये वाला बॉन्ड क्या हो जाएगा, इस तरह से ब्रेक हो जाएगा और आपको C डबल बॉन्ड C मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा गया इस क्वेश्चन में, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज। अगर ध्यान से आपने रिएक्शन देख रहे हो तो आपको कुछ इंडिकेट हो रहा है कि रिएक्शन क्या मेंशन कर रही है, बेसिक कंडीशन है, कार्बोनिल ग्रुप है, अल्फा पोजीशन पे हेलोजन भी है और प्रोटॉन कहां पर है, C यहाँ पर है। एरो पर जो दिया गया है वो बेसिक कंडीशन है, सोडियम मिथॉक्साइड इन मिथेनॉल, तो अवेलेबल क्या होगा, OMe माइनस अवेलेबल होगा। क्या करेगा, प्रोटॉन ले लेगा और इस तरह से इनोलेट बन जाएगा, PH मिथिल Br, यहाँ पर हो जाएगा क्या, CO माइनस डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या है, Br है, ठीक है। अब क्या होता है, इसके बाद ये नीचे आ जाएगा और इस तरह से डबल बॉन्ड यहां पर अटैक करके इंट्रामोलिकुलरली इस Br को लीव कर देगा। इंट्रामोलिकुलर अटैक हो गया है, यहाँ पर क्या हुआ, C डबल बॉन्ड O, ये वाला कार्बन ऐसा ही है जिसके ऊपर Br अवेलेबल है, यहाँ पर ये न्यू बॉन्ड फॉर्म हो गया, PH यहाँ पर है और मिथिल यहाँ पर है, ठीक है। क्या हो रहा है, फेवरस की रिएक्शन कुछ याद आ रही है, ठीक है, वही ऑप्शन है, ठीक है। अब उसके बाद और OMe अवेलेबल है जो क्या करेगा, इस कार्बोनिल पर अटैक करेगा, इस तरह से क्या हो जाएगा, रेजोनेंस और निगेटिव चार्ज, यहाँ पर डिलोकलाइजेशन से आपको क्या मिल जाएगा, PH मिथिल, यहाँ पर निगेटिव चार्ज और यहाँ पर एक कार्बन है जिसके ऊपर Br प्रेजेंट है और यहाँ हो गया C डबल बॉन्ड OMe, ठीक है। अब उसके बाद डाउट आया होगा कि टर्शियरी सेंटर है, निगेटिव चार्ज तो स्टेबलाइज नहीं है, लेकिन ये निगेटिव चार्ज डिलोकलाइज है इस PH से, PH मतलब क्या है, सिंपली ऐसी बेंजीन रिंग है, इस डिलोकलाइजेशन की वजह से स्टेबलाइज्ड है, इसलिए इस तरह का फॉर्म हो गया। अब ये निगेटिव चार्ज इस तरह से आके इस Br को लीव कर लेगा और आपको जो फॉर्म हो जाएगा क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड OMe। देख लीजिए इस वाले सेंटर में क्या है, PH डबल बॉन्ड ईस्टर,
है स्ट्रक्चर, ठीक है। इस वाले में Me और PH के बीच में डबल बॉन्ड पॉसिबल है क्या? नहीं। यहाँ पर भी सेम चीज पॉसिबल नहीं, ये वाला भी पॉसिबल नहीं। करेक्ट ऑप्शन इज फर्स्ट वन। क्लियर है क्या कंसेप्ट है? फ्योरस की रिएक्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस वाले क्वेश्चन में क्या पूछा गया? द रेट ऑफ सोलोलिसिस ऑफ 1 to 4 फॉलोज। अब सोलोलिसिस मतलब क्या होता है? कोई जो स्टार्टिंग मटेरियल है उसमें आयॉन्स फॉर्म होंगे और उस आयॉन्स को जिस सॉल्वेंट में प्रेजेंट है वो सॉल्वेंट उसको स्टेबलाइजेशन देगा फॉर्म्ड चार्ज को, उसी प्रोसेस को सोलोलिसिस प्रोसेस कहते हैं। अब यहाँ पर देखना है हर जगह पर क्या है? Br प्रेजेंट है। Br मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो अपने साथ क्या लेके जाएगा? निगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन लेके जाएगा। तो इस वाले स्टार्टिंग मटेरियल पर फॉर्म क्या होगा? पॉजिटिव चार्ज। मतलब यहाँ पर कितनी ज्यादा कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी है वो उस रिएक्शन का रेट डिसाइड करेगी, ठीक है, सोलोलिसिस का रेट। अगर हमने यहाँ पर कार्बोकेटन करके देखा तो यहाँ पर हो रहा है कार्बोकेटन। अगर हमने सेकंड वाली स्पेसिस पे देखा तो यहाँ पर हो रहा है कार्बोकेटन। थर्ड स्पेसिस पे देखा तो यहाँ पर हो रहा है कार्बोकेटन और फोर्थ में कुछ यहाँ पर। अब हमें कार्बोकेटन की स्टेबिलिटी के कंसेप्ट पता है, जितना ज्यादा सब्स्टिट्यूट होगा उतना स्टेबलाइजेशन होगा। इस वाले में जो है टर्शियरी है, इस वाले में भी टर्शियरी है, इस वाले में भी टर्शियरी है और यहाँ पर भी टर्शियरी है। टर्शियरी तो फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है। सेकंड कंसेप्ट क्या कहता है कि ब्रिज हेड रेजोनेंस है, ठीक है। और रेजोनेंस, इस वाले में रेजोनेंस है क्या? है ना, रेजोनेंस है। इस वाले में रेजोनेंस है क्या? रेजोनेंस है। इस वाले में भी रेजोनेंस से, इस वाले में भी रेजोनेंस, यहां पर भी स्टेबलाइज नहीं हो रहा है। अब तीसरा जो कंसेप्ट कहता है पोजीशन, टर्मिनल पे है या ब्रिजिंग पे है, और बेट्स रूल के हिसाब से क्या होता है? ब्रिज हेड पोजीशन पर कार्बोकेटन स्टेबल नहीं होता। कार्बोकेटन के लिए कंडीशन क्या होती है? हाइब्रिडाइजेशन sp3 होता है, ठीक है, और इसकी जियोमेट्री प्लेनार होनी चाहिए। और ये ब्रिजिंग वाले कंपाउंड में प्लेनरिटी पॉसिबल नहीं है, इसलिए ए वाला तो फास्ट फॉर्म नहीं होगा। ये हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये तो पता चला ये नहीं कर सकता। अब दूसरा कंसेप्ट रेजोनेंस, ब्रिजिंग है इसीलिए यहाँ पर रेजोनेंस भी पॉसिबल नहीं है, ठीक है। यहाँ पर रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है, यहाँ पर भी रेजोनेंस पॉसिबल है। अब नेक्स्ट कंसेप्ट ये है कि जो रेजोनेंस है वो दूसरा एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या कर रहा है? क्या उस कंपाउंड को और स्टेबिलिटी दे रहा है? जैसे एरोमेटिक होने से स्टेबिलिटी मिलती है वो कंसेप्ट देखना है। तो यहाँ पर सिंपल कॉन्जुगेशन मिल रहा है, यहाँ पर कॉन्जुगेशन होने से कंपाउंड आपका एरोमेटिक बन रहा है, ठीक। यहाँ पर भी आपका रेजोनेंस हो रहा है, लेकिन इस रेजोनेंस से आपका कंपाउंड एंटी एरोमेटिक बन रहा है, तो ये तो सबसे पॉसिबल है ही नहीं। और यहाँ सिर्फ कॉन्जुगेशन और एरोमेटिसिटी में प्रेफरेंस जाएगा किसको? एरोमेटिसिटी को। तो सबसे ज्यादा अगर आयोनाइज होगा और सॉल्वेट होगा तो यही वाला है जो एरोमेटिक बन रहा है। तो इसका नंबर कितना है? थर्ड वाला। ऑप्शन सॉर्ट आउट कर लेते हैं। फर्स्ट और फोर्थ तो होगा ही नहीं। उस वाले में देखो थर्ड में यहाँ पर भी थर्ड है, यहाँ पर भी थर्ड है। अब यहाँ पर फोर्थ और फोर्थ प्रायोरिटी तो लिस्ट आ ही गई है, ठीक है। फोर्थ प्रायोरिटी मतलब इसकी एंटी एरोमेटिक लिस्ट आ गई है। तो हमको अभी कॉम्पीट किस में करना है? फर्स्ट और सेकंड में कौन अच्छा होगा। फर्स्ट में यहाँ पर ब्रीजिंग है, ये नहीं होगा। सेकंड में देखो अलिलिक है कि नहीं है, रेजोनेंस से अलिलिक स्टेबलाइज्ड हो रहा है, इसलिए सबसे ज्यादा कौन होगा? फिर थर्ड के बाद सेकंड, फिर लास्ट में कौन आ जाएगा? फर्स्ट। देखिए क्या हो रहा है यहाँ पर, ब्रीजिंग वाले को भी प्रेफरेंस जा रहा है कंपेयर टू एंटी एरोमेटिक से। तो एंटी एरोमेटिक बहुत लीस्ट स्टेबल होता है, ठीक है। तो आपका करेक्ट आंसर जो रहेगा वो रहेगा थर्ड, ना कि सेकंड, ठीक है। थर्ड के बाद सेकंड, सेकंड के बाद फर्स्ट एंड लास्ट में फोर्थ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछा है क्वेश्चन में। द मोर स्टेबल स्पेसीज इन ईच पेयर ऑफ कन्फर्मर्स आर। देखिए क्या बताना है यहाँ पर, कंफर्मेशन की स्टेबिलिटी के बारे में बताना है। स्टेबिलिटी कैसे प्रेडिक्ट करेंगे? अब हमने देखा है साइक्लोहेक्सेन का चेयर फॉर्म में बल्कि सब्स्टिट्यूएंट कहाँ प्रीफर करता है? इक्वेटोरियल को प्रीफर करता है, ठीक है। अब इस वाले केस में देखो, फर्स्ट वाले केस में मिथिल एक्सियल पर है और उसका जो इक्विलिब्रियम स्ट्रक्चर होगा उस वाले में टर्शियरी ब्यूटिल एक्सियल है। दूसरा कुछ है क्या ऑप्शन? यहाँ पर देखो एक बार एक एक्सियल दूसरा इक्वेटोरियल, यहाँ पर भी सेम चीज है, मतलब ये डिजेनरेट पेयर है। अब दूसरा देखना है कि कौन प्रीफरेबल रह सकता है एक्सियल को। तो जितना छोटा होगा उतना कम इंटरेक्शन करेगा किसके साथ? ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन,
यहाँ पर ये हाइड्रोजन इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में 3 पोजीशन पर है, इस कंपाउंड के रिस्पेक्ट में 3, यहाँ पर भी 1 2 3 1 2 3। इसको कहते हैं 1 3 डाई एक्सियल इंटरैक्शन। डाई मतलब दो है और वो एक्सियल पे है, इसलिए डायएक्सियल इंटरैक्शन। तो यहाँ पर इंटरैक्शन होगा और यहाँ पर इंटरैक्शन होगा। तो कंपैरेटिवली फर्स्ट से सेकंड में ज्यादा इंटरैक्शन होगा, तो इसकी ज्यादा एनर्जी होगी तो लेस स्टेबल होगा, तो यहाँ पर प्रिफर करेगा फर्स्ट को। ठीक है, तो पहले वाले में देखो ये वाला तो कैंसिल है, ये वाला कैंसिल है, फर्स्ट में देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर देखना है सेकंड वाले में मिथिल एक्सियल पर है और यहाँ पर टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप एक्सियल पर है। सेम है, एक एक्सियल रहना चाहिए, एक इक्वेटोरियल रहना चाहिए, बट यहाँ पर भी प्रेफरेंस वही, जितना छोटा होगा वो कहाँ प्रिपेयर करेगा, एक्सियल को। बट दूसरा कोई कंसेप्ट है क्या, ये भी कॉन्सेंट्रेट करना पड़ेगा। अब यहाँ पर जो देखा हाइड्रोजन है मतलब 1 3 डायएक्सियल इंटरेक्शन प्रेजेंट है। इस वाले केस में देखो जब ये एक्सियल है तब यहाँ पर एक लोन पेयर एक्सियल है, यहाँ पर एक लोन पेयर एक्सियल है। दूसरा कोई भी एटम नहीं है जो एक्सियली ओरिएंटेड है जो इसको हिंड्रेंस करेगा, तो लोन पेयर उतना इसको हिंड्रेंस नहीं करेगा। भले ही टर्शियरी ब्यूटिल ग्रुप बल्कि है, लेकिन ड्यू टू एब्सेंस ऑफ 1 3 डायएक्सियल इंटरैक्शन 4 विल बी प्रिफर्ड ओवर थर्ड। ये ज्यादा स्टेबल है कंपेयर टू सेकंड से। क्या याद रखना है, डोमिनेंट 1 3 डायएक्सियल इंटरैक्शन हो, आइटम में, यहाँ पर लोन पेयर है तो कोई दिक्कत नहीं है, ये वाला ज्यादा स्टेबल। तो देखिए फर्स्ट के बाद 4 कहां पर आया है, दोनों केस में आया है, मतलब फाइनल के बारे में देखना पड़ेगा, इसके बारे में। अब यहां पर देखो तो ये वाला OH एक्सियल है, OH इक्वेटोरियल, एक ही सब्स्टिट्यूएंट है, इक्वेटोरियल पे रहना चाहिए, मोर स्टेबिलिटी मिलेगी, सही है। लेकिन कुछ और कंसेप्ट है क्या, जैसे इस वाले में देखा हम अनस्टेबल क्यों कहते हैं एक्सियल को, 1 3 डायएक्सियल इंटरैक्शन की वजह से। लेकिन यहां पर देखा जाए तो यहां पर तो लोन पेयर है, कोई इंटरैक्शन नहीं है। डिस्टेबिलाइजिंग इंटरैक्शन से भी ज्यादा ये स्टेबिलाइजिंग इंटरैक्शन करेगा। किस तरह से, देखिए ये वाला जो ऑक्सीजन है और ये वाला जो ऑक्सीजन है, इनके लोन पेयर कुछ इस तरह से प्रेजेंट है और ये OH इस तरह से है। अब इस वाले में क्या होता है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है जो एक्स्ट्रा स्टेबिलाईजेशन देता है, जो कि यहाँ पर पॉसिबल नहीं है। तो प्रिफर कौन हो जाएगा, ये वाला प्रिफर हो जाएगा, अल्डो ये कहां पर है, एक्सियल पर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएंगे। तो ऐसे तो हमारे पास 2 ऑप्शन है, तो इसके दोनों ऑप्शन क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सेम ही ऑप्शन हो गए। यहां पर देखते द नेक्स्ट क्वेश्चन, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन सीक्वेंस इज। आरो पर क्या है, टिटेनियम ट्राइक्लोराइड एंड इन प्रेजेंस ऑफ कॉपर जिंक, और यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है, कार्बोनिल कंपाउंड। कुछ याद आ रहा है, कुछ नेम रिएक्शन की तरह। अगर ध्यान से देखोगे तो सही आप जा रहे हो कि ये कौन सी रिएक्शन है, मैकमोरी रिएक्शन है। क्या होता है देख लीजिए, C डबल बॉन्ड OH, ये टिटेनियम कहां पर है, +3 ऑक्सीडेशन में। कॉपर जिंक का काम क्या होता है, इसको रिड्यूस करना, टिटेनियम +3 टू जीरो कंडीशन में, जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट में जाएगा। जब जीरो में जाएगा तो ये दोनों स्पीसीज को क्या करेगा, एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा, यहाँ पर OMe और यहाँ पर PH, 2 मॉलिक्यूल को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। यहाँ पर जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है जो इस वाले को टिटेनियम को इस तरह से बाइंड कर देंगे, तो ये टिटेनियम क्या हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो जो फॉर्म होने वाली स्पीसीज है वो कुछ इस तरह से, ऑक्सीजन, टिटेनियम, यहाँ पर एक रेडिकल, यहाँ पर एक रेडिकल, ऑक्सीजन रेडिकल, ठीक है, ये वाला H, ये वाला H, PH एंड OMe, ठीक है। अब ये रेडिकल क्या हो जाएंगे, इस तरह से जुड़ जाएंगे, तो आपको फॉर्म क्या होगा, PH OMe डबल बॉन्ड, यहाँ पर क्या, ऑक्सीजन, टिटेनियम, ऑक्सीजन, ये जो बॉन्ड फॉर्म हुआ है O, यहाँ पर क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड OMe, यहाँ पर PH, ठीक है। फिर से क्या हो जाएगा, ये रेडिकली इस तरह से ब्रेक हो जाएगा। जो आपको फॉर्म होने वाला प्रोडक्ट क्या है, PH OMe डबल बॉन्ड, यहाँ पर न्यू फॉर्म हुआ डबल बॉन्ड, यहाँ पर डबल बॉन्ड,
पीएच एंड ओएमई। ठीक है, फर्स्ट ने काम कर दिया, इतने तक आ जाएगा प्रोडक्ट। अब उसके बाद जो है सेकंड में एरो पर एसिडिक कंडीशन है, HCl इन H2O मतलब एक्वियस एसिडिक कंडीशन है, जो क्या कर लेगा, यहां पर जो इनॉल फॉर्म में है उसका कीटोइनॉल टॉटोमेरिज्म कर लेगा। ठीक है, ये वाला इधर यहां से प्रोटॉन ले लेगा, तो आपका फाइनल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, देख लीजिए, PHC डबल बॉन्ड O, यहां पर डबल बॉन्ड रह जाएगा, यहां पर हो जाएगा C डबल बॉन्ड O PH, मतलब सिर्फ बीच में क्या हो रहा है, एक डबल बॉन्ड आ रहा है। ये वाला पॉसिबल है क्या, नहीं, क्योंकि देखिए बीच में CH2 आ गया, कहां से आ गया, ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता। यहाँ पर दो डबल बॉन्ड है, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर देखिए सिंगल बॉन्ड आ चुका है, मतलब आपका करेक्ट आंसर थर्ड होगा। फोर्थ भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बीच में क्या हो गया है, CO और CH2 के बीच में आ गया एक CH2, तो ये भी पॉसिबल नहीं। करेक्ट आंसर थर्ड वन। क्या नेम रिएक्शन है, मैकमोरी नेम रिएक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं क्या है इस वाले क्वेश्चन में पूछा है। देखो, फॉर द Diels-Alder रिएक्शन 1 to 4 द एक्टिवेशन बैरियर्स फॉलो द ऑर्डर। एक्टिवेशन बैरियर्स मतलब क्या, कि जैसे कुछ इस तरह से ग्राफ होता है, यहाँ पर क्या रिएक्शन प्रोग्रेस होती है और यहाँ पर क्या होता है, पोटेंशियल एनर्जी होती है। तो कितनी एनर्जी होती है रिएक्शन प्रोसीड के लिए, तो उसमें क्या ट्रांजिशन स्टेट होती है, उसके ऊपर एनर्जी बैरियर डिपेंड होता है। मान लीजिए कि आपका ये वाला रिएक्टेंट है और ये वाला यहाँ पर प्रोडक्ट है, कुछ इस तरह से फॉर्म होगा। ठीक है, प्रोडक्ट की एनर्जी स्टार्टिंग मटेरियल से कम ही होगी, लेकिन यहाँ पर जो फॉर्म हो गई ये है ट्रांजिशन स्टेट। तो इतने ट्रांजिशन स्टेट के लिए जितनी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को क्या कहते हैं, हम EA कहते हैं, यानी एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। इसी को हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पर एक्टिवेशन बैरियर्स कह रहा है। मीनिंग समझ में आ गया। अब रिएक्शन में अप्लाई करके देखते हैं। रिएक्शन सिंपली पेरिसाइक्लिक रिएक्शन है, Diels-Alder। क्या कहना होता है इस रिएक्शन का, एक आपके पास डाइन चाहिए, दूसरा आपके पास डाइनोफाइल चाहिए। एक डाइन डाइनोफाइल हीटिंग और फोटोकेमिकल कंडीशन में रिएक्शन प्रोसीड होके आपको क्या मिल जाएगा, साइक्लिक कंपाउंड मिल जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पर आया है कि उन्होंने ऑप्शन में, चारों ऑप्शन में दिखा दिया है कि रिएक्शन तो हो चुकी है, पूछना है इनमें से कौन बेटर रिएक्शन देगा। जो बेटर रिएक्शन देगा, फास्ट रिएक्शन देगा, उसका एक्टिवेशन बैरियर कम रहेगा, और जो रिएक्शन अच्छे से नहीं देगा उसका एक्टिवेशन बैरियर हाई रहेगा। ठीक है, तो Diels-Alder रिएक्शन के लिए कंसेप्ट है कि एरोमेटिक कंपाउंड जो रहते हैं वो आसानी से Diels-Alder रिएक्शन नहीं देते। aromatic compounds will not participate easily in case of Diels-Alder reaction। ठीक है, अब इस वाले में देखो, रेजोनेंस एनर्जी से हमें पता है थायोफिन की रेजोनेंस एनर्जी क्या है, सबसे ज्यादा है, सही है। उसके बाद किसकी होती है, पायरोल की होती है। उसके बाद किसकी होती है, फ्यूरियन की होती है। और लास्ट में जो यहां पर है वो तो क्या है, पेंटाडाइन है, साइक्लोपेंटाडाइन। इस तरह का रेजोनेंस एनर्जी का ऑर्डर है। और ये क्या कहता है, एरोमेटिसिटी, ये सबसे ज्यादा एरोमेटिक है, फिर ये एरोमेटिक है, फिर ये। सिंपल सा कंसेप्ट लगा दो, तो इनमें अगर इलेक्ट्रोनिगेटिविटी के कंपेयर करें तो ये वाला लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव है, इसलिए ज्यादा कॉन्जुगेशन होगा तो ज्यादा एरोमेटिक होगा। फिर नाइट्रोजन के लोन पेयर और आसानी से करेंगे कंपेयर टू ऑक्सीजन, क्योंकि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन में कौन, नाइट्रोजन लेस इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है, तो यहां पर कॉन्जुगेशन उतने अच्छे तरीके से नहीं होता है। इसी वजह से यहां पर कॉन्जुगेशन ज्यादा होगा और ये एरोमेटिक कंपाउंड बनेंगे और कम पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है, तो आपका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए, जब आप थायोफिन यूज कर रहे हो इसके लिए एक्टिवेशन एनर्जी सबसे हाई होनी चाहिए। तो ऐसा कहां पर है, एक ही ऑप्शन है, चलो एक में ही निकल गया थर्ड वाला। अब उसके बाद देखो फोर्थ, क्योंकि ये भी एरोमेटिक है, ज्यादा पार्टिसिपेट नहीं करेगा। उसके बाद कौन है, सेकंड, ये भी पार्टिसिपेट नहीं करेगा, और फिर उसके बाद ये। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या कंसेप्ट है, Diels-Alder रिएक्शन में एरोमेटिक कंपाउंड रिएक्शन नहीं देते या फिर लेस देते हैं। ठीक है, या फिर कहेंगे कि उनका एक्टिवेशन बैरियर बहुत ज्यादा होता है। हो गया, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्या कहता है, द मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन इज, एरो पर I2NaHCO3 कुछ इंडिकेट हो रहा है,
हाँ सही बात है, माइल्ड बेस है NaCO3, I2 है, डबल बॉन्ड है, यहाँ पर डबल बॉन्ड है तो खुद न्यूक्लियोफिलिक है, और I2 यहाँ पर क्या करेगा, इलेक्ट्रोफाइल की तरह। तो सिंपल अगर हमने इसका देख लिया कुछ इस तरह से, क्योंकि जब भी साइक्लोहेक्सेन में क्या डबल बॉन्ड आता है वो क्या हाफ चेयर कन्फर्मेशन अडॉप्ट करता है, ठीक है। अब नंबरिंग के हिसाब से देखा तो फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, नंबरिंग के हिसाब से हमने क्या कर दिया, यहाँ पर मान लीजिए हमने COOS लिख लिया, C डबल बॉन्ड OOH, कहीं पर भी लिख सकते हो, कोई कंडीशन नहीं है। इसको दे दिया फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6, ठीक है, 3 और 4 के बीच में डबल बॉन्ड आ गया। लेकिन अब डाउट ये कि यही वाला कंफर्मेशन क्यों, क्योंकि अब उसके ऊपर स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट करने हैं, ठीक है। तो क्या होगा अगर आप दूसरा कंफर्मेशन ले लेते हैं तो ये वाला कंफर्मेशन ले लेंगे कि आप इसको बिलो दिखाएंगे, क्योंकि स्टार्टिंग मटेरियल में तो COH का ओरिएंटेशन नहीं दिखाया। फिलहाल तो हम रिएक्शन प्रोसीड करेंगे, फिर आपको आइडिया आ जाएगी कि क्यों हमने ये वाला चूज कर दिया, क्यों हमने ये वाला नहीं किया। अब यहाँ पर आयोडीनियम आयन है तो ये वाला क्या कर लेगा, ये डबल बॉन्ड इसको अप्रोच करेंगे कुछ इस तरह से, ठीक है, क्या बन जाएगा, आयोडोनियम आयन बन जाएगा। यहां पर बना आयोडोनियम आयन, ये है C डबल बॉन्ड OOH, जो माइल्ड बेस है वो वाला ये प्रोटॉन ले लेगा तो इस ऑक्सीजन पर क्या आ जाएगा, निगेटिव चार्ज आ जाएगा। अब ये आयोडोनियम आयन ये न्यूक्लियोफाइल जनरेट हो गया, और आयोडोनियम आयन जो इलेक्ट्रोफाइल है 3 मेंबर रिंग है, रिंग में स्ट्रेन है, रिंग ओपन होने को चाहेगा। तो अब यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल का अटैक कुछ इस तरह से होगा, ये वाला अटैक इधर करेगा और यहाँ पर इसकी ओपनिंग हो जाएगी। जैसे ही ओपन हो गई रिंग, आप कुछ इस तरह से कर सकते हैं क्या, देखो यहाँ पर हो गया C डबल बॉन्ड O, और ये वाला इधर यहाँ पर क्या आ जाएगा, आयोडीन आ गया। अब हम इसका अगर प्लेनार स्ट्रक्चर निकाल दे तो देखो नंबरिंग से करो, आसानी जाएगी। 1 2 3 4 5 6, मैंने इसको दे दिया 1, और 1 में आयोडीन कैसा है, बिलो है, तो रख दिया आयोडीन 1। उसके बाद सेकंड पोजीशन पर क्या है, CH2, थर्ड पोजीशन खाली है, फोर्थ पोजीशन पर क्या है, C डबल बॉन्ड हो कुछ इस तरह से, और फिर यहाँ पर फिफ्थ एंड 6। अब ये जो दिखाया गया है यहाँ पर ये एक्सियल है तो ये टॉप रहेगा, ये जो हाइड्रोजन है ऐसा बॉटम में रह सकता है, यहाँ पर भी ये हाइड्रोजन इक्वेटोरियल वाला बॉटम रह सकता है। अगर इसका ही हमने और अच्छे तरह से ड्रॉ कर दिया तो ये वाली रिंग ऐसी हो जाएगी, ये O, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O इस तरह से, और यहाँ पर आयोडीन क्या आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। और ये कैसे हो जाएंगे, दोनों टॉप से है, तो देख लीजिए आपका कौन सा आंसर आ रहा है। ये यहाँ पर दोनों C हो ही नहीं सकता, यहाँ पर ये क्या है C से, लेकिन ये ट्रांस में अटैचमेंट हो नहीं सकता, यहाँ पर ये भी नहीं हो सकता, तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो गया, सेकेंड। रिएक्शन का नाम क्या है, आयोडोलैक्टोनाइजेशन, ठीक है, आसान सा कंसेप्ट है। अब आपको समझ में आया होगा कि हमने इसको एक्सियली क्यों रखा, क्योंकि इक्वेटोरियल तो मोर प्रिफरेबल होगा, COH वहां रहना चाहिए, लेकिन अगर इक्वेटोरियल रहेगा तो अप्रोच आयोडीन को ओपनिंग के लिए नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा तो आपको उस तरह का प्रोडक्ट नहीं मिलेगा, इस तरह की स्टीरियोकेमिस्ट्री प्रेडिक्ट ही नहीं होगी। इसीलिए कंपलसरी है कि आपके स्टार्टिंग मटेरियल में COH कहाँ रहना चाहिए, एक्सियल रहना चाहिए, तभी जाके ओपनिंग हो सकती है, ठीक है। अब दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में ये आया होगा कि ओपनिंग हमने यहीं से क्यों की है, यहां से क्यों नहीं की है, ठीक है। सिंपल सी लैंग्वेज में तो प्रोडक्ट के हिसाब से, भाई प्रोडक्ट में ऑप्शन में हमको कुछ दिखाया ही नहीं है, 5 मेंबर रिंग पॉसिबल है, 5 मेंबर रिंग तो इधर से ही होगी ना, इस वाले सेंटर से तो नहीं, क्योंकि नंबरिंग दीजिए 1 2 3 4 5 एंड 6, हर एक प्रोडक्ट में सिर्फ 5 मेंबर की है, उसी वजह से किया। अगर प्रोडक्ट का ना करे, डायरेक्टली आपको प्रोडक्ट बताना है, तो वो कैसे सोचो, 5 और 6 अगर मेंबर रहेगा तो 5 मेंबर रिंग को प्रेफरेंस ज्यादा रहेगा 6, इसी वजह से भी कहां होता है, इसी पोजीशन पर अटैक होता है, ना कि 6 वाले पोजीशन। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या पूछता है, अकायरल स्टीरियोआइसोमर्स इज पॉसिबल फॉर, ये चारों ऑप्शन में से कौन अकायरल होगा। कायरलिटी के लिए देखिए सिंपल, पहले वाला क्या नजर आ रहा है, एक ही कार्बन पर 2 डबल बॉन्ड है, क्यूमुलेटेड डाइन है, ठीक है, तो ये क्या हो सकता है, हमको कुछ इंडिकेट कर रहा है अलीन कंपाउंड की तरह, ठीक है। ये जो होता है C डबल बॉन्ड C और यहाँ पर C डबल बॉन्ड C,
एक मिथिल जो है कुछ इस तरह से दिखाया गया है और एक हाइड्रोजन, और एक मिथिल जो है इस तरह से। मैं इसको वेज लाइन से लिखूंगा और इसको डैश लाइन से। क्यों, अभी बताता है। एक्चुअली ये जो डबल बॉन्ड है कुछ इस तरह से रहेंगे। एक जो ये डबल बॉन्ड है इस प्लेन में रहेगा और दूसरा ये जो डबल बॉन्ड है इस प्लेन में रहेगा। एग्जैक्टली परपेंडिकुलर रहते तो जो ये सब्स्टिट्यूएंट है मिथिल वो ऊपर और नीचे हाइड्रोजन इस तरह से रहेगा, और इस वाले डबल बॉन्ड के सब्स्टिट्यूएंट इस तरह से रहेंगे। अब आपको सोचना है एक अकायरल या कायरल के लिए इसमें सिग्मा डाल के, अगर आपने इस तरह से सिग्मा कट कर दिया तो इस मिथिल के लिए यहाँ पर हाइड्रोजन है तो ये तो पॉसिबल नहीं सिग्मा, तो आप ये वाला डाल सकते। ये वाला प्लेन से कट कर दिया तो ऊपर वाले मिथिल के लिए नीचे हाइड्रोजन है, तो इसमें कोई भी सिग्मा क्या है, प्रेजेंट नहीं है। तो ये मॉलिक्यूल कैसे रहा, कायरल रहा। पूछा क्या गया, अकायरल, ये तो ऑप्शन से हट गया। सेकंड देखिए, सेकंड दो बाइफिनिल से, दो फिनिल रिंग एक कार्बन से अटैक है तो हम इसको क्या कहेंगे, बाइफिनिल कहेंगे। अगर इस तरह के दो बेंजीन रिंग है एक ही प्लेन में रहेंगे, प्लेनार सिस्टम में कोई भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है तभी की बात चल रही है, ठीक है, प्लेनार है। लेकिन अब जैसे ही इसके ऑर्थो पोजीशन पर सब्स्टिट्यूएंट आ गए हैं तो ये क्या करेंगे, एक दूसरे के लिए स्टेरिक रिपल्शन करेंगे, नहीं रहेंगे एक ही प्लेन में, तो ये अपना प्लेन लूज कर देंगे, प्लेनैरिटी लॉस कर लेंगे। लूज करने के बाद ये कैसे आएंगे, एग्जैक्टली परपेंडिकुलर टाइप आ जाएंगे। अब प्लेनैरिटी लूज करने के कारण इनमें कायरलिटी जनरेट होती है और ऐसे वाले को क्या कहते हैं, एट्रोप आइसोमर्स कहते हैं, ठीक है। तो ये बायोफिनिल्स भी क्या है, कायरल है, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ थर्ड में देखा जाए तो ये वाला भी सेंटर कायरल है, ये वाला भी सेंटर कायरल है, यहाँ ये वाला तो नहीं हो सकता। तो ये केस क्या बताती है हमें, ये केस बताती है कि जिस कंपाउंड में दो या दो से ज्यादा सिमेट्रिक सेंटर हो और उसमें प्लेन ऑफ सिमेट्री प्रेजेंट हो तो वो मॉलिक्यूल मिजो शो करता है, मिजो आइसोमर शो करता है, ठीक है। यहाँ पर देखिए, अगर आपने यहाँ से प्लेन डाल दिया है कुछ इस तरह से तो एग्जैक्टली हाफ हाफ पार्ट में डिवाइड होगा, भले ही दो कायरल सेंटर है, ठीक है। तो ये वाला कंपाउंड मिजो होने के कारण ये कैसा है, अकायरल है, कायरल सेंटर है बट होल मॉलिक्यूल इज ऑप्टिकली इनएक्टिव ड्यू टू इंटरनल कंपनसेशन। अगर आरएस की बात करें तो इसको क्या आ जाएगा, फर्स्ट, इसको सेकंड, इसको आ जाएगा थर्ड। तो ये वाला रोटेशन कैसे हो गया, एस, बट ओरिएंटेशन नहीं दिखाया गया तो यहाँ पर हम थोड़ा आरएस प्रेडिक्टेबल नहीं कर सकते, अगर दिया तो हम कर सकते, ठीक है। सिग्मा यहाँ पर क्या देखना है, सिग्मा प्रेजेंट है इसलिए मिजो अकायरल। सेकंड यहाँ पर देख लीजिए, ये वाला भी सेंटर कायरल है, ये वाला भी सेंटर कायरल है। अगर आपने सिंपल इस तरह से प्लेन डाल दिया तो इसमें क्या है, सिग्मा प्रेजेंट है, जहां पर दो या दो से ज्यादा कायरल सेंटर, सिग्मा प्रेजेंट, तो हो जाएगा मिजो कंपाउंड। तो ये वाला भी कैसा है, अकायरल है। तो आपका 3 और 4 जो मॉलिक्यूल है वो अकायरल है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है इस क्वेश्चन में, the compound which will have only two signals in the H1 NMR spectrum in 3:2 is or are। मतलब H1 NMR प्रेडिक्ट करना है तो हमको देखना है यहाँ पर कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन है और उस प्रोटॉन का एनवायरमेंट किस तरह का है, ठीक है। यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर 3 प्रोटॉन, यहाँ पर 3 प्रोटॉन, ठीक, इस वाले सेंटर पर कोई प्रोटॉन नहीं, यहाँ 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 इतने प्रोटॉन अवेलेबल है। दूसरी बात, यहाँ पर भी 3 है, यहाँ पर भी 3, यहाँ पर 1 2 3 4 इतने प्रोटॉन अवेलेबल है। यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 3, 1 1 1 1, ठीक। यहाँ पर भी क्या है, 3, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 2। अब देखना है जहाँ कई मॉलिक्यूल सिमेट्रिकली कट होता है, सिग्मा प्रेजेंट होता है, तो जिनमें सिग्मा प्रेजेंट है वो दो सब्स्टिट्यूएंट आइडेंटिकल होंगे, सेम सिग्नल देंगे। तो यहाँ पर देखो ऐसा तो कुछ नहीं, अगर हमने ऐसा सिग्मा कट भी कर लिया, ऐसा वाला सिग्मा डाल दिया तो ये वाला और ये वाला सेम दे देगा, ये वाला सेम देगा और ये वाला सेम देगा। पॉसिबल है क्या, तो ठीक है। इस वाले में देखा इस तरह का सिग्मा डालेंगे तो ये वाला दे देगा, ये वाला दे देगा, पॉसिबल। इस वाले में देखो अगर आपने इस तरह का सिग्मा कट कर दिया तो ये जो 3 हाइड्रोजन है ये कार्बोनिल को अटैच है सिर्फ, और ये वाला जो CH3 है ये भी कार्बोनिल को अटैच है, तो इन दोनों का जो सिग्नल आएगा सेम आएगा ना, सेम एनवायरमेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ इन लोगों का एक सिग्नल आ जाएगा।
अगर यहाँ पर बात किया जाए तो इस कार्बन के लिए, हाइड्रोजन के लिए यहाँ कैसा है, ऐसा कार्बन जहां पर कोई भी हाइड्रोजन नहीं, यहाँ ऐसा कार्बन है जहां पर एक हाइड्रोजन है, तो ये ऐसा सिग्नल देगा। एक सेम एनवायरमेंट इसी हाइड्रोजन के लिए भी है, तो दोनों क्या हो गए, आइडेंटिकल एनवायरमेंट में। सेम ये वाला भी प्रोटॉन आइडेंटिकल एनवायरमेंट में है और ये वाला प्रोटॉन भी आइडेंटिकल में, तो इन चारों का क्या आ जाएगा, दूसरा सिग्नल आ जाएगा। तो यहाँ पर कितने सिग्नल आ जाएंगे, 2 सिग्नल आ जाएंगे, ठीक है। उसके बाद अगर आपने यहां पर देखा, यहां पर इस तरह से प्लेन डाल दिया, तो ये वाला किस तरह से होगा, ये जो 2 प्रोटॉन है, ये वाले 2 प्रोटॉन के सेम सिग्नल ले जाएंगे, और ये वाले जो 2 है और ये वाले जो 2 है, सॉरी 3 और 3, ये वाले क्या हो जाएंगे, सेम एनवायरमेंट में। इस कार्बन को डायरेक्टली कार्बोनिल अटैच है, सेम इसी कार्बन को भी डायरेक्टली कार्बोनिल, तो ये वाले तो आइडेंटिकल फर्स्ट, ठीक है। और यहाँ CH2 को एक बार CH2 अटैच है, दूसरा कार्बोनिल, सेम इसी वाले CH2 को भी यहाँ CH2 है, यहाँ कार्बोनिल, तो ये दोनों क्या मिलके क्या देंगे, एक सिग्नल। तो यहाँ पर ही हमको 2-2 सिग्नल मिल रहे हैं, लेकिन 2 सिग्नल तो मिल रहे हैं, लेकिन रेशियो क्या पूछा है, 3:2। इसका भी कुछ मीनिंग होता है। मीनिंग क्या होगा, यहाँ पर 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल मिल रहा है, बात चल रही है इनकी, 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल, और ये चारों हाइड्रोजन का दूसरा सिग्नल। यहां पर भी सेम, ये 6 हाइड्रोजन का एक सिग्नल और ये 4 हाइड्रोजन का दूसरा सिग्नल। तो अगर इसको देखा जाए तो 6:4, 3:2 आ रहा है कि नहीं, 3:2 रेशो। इसी वजह से आपका करेक्ट आंसर होगा 3 और 4। ये वाले क्यों नहीं होंगे, क्योंकि यहाँ पर देखो एस्पेक्ट रेशियो किस तरह से आ रहा है, एक वाला ये प्रोटॉन अलग सिग्नल दे देगा क्योंकि यहाँ पर C है, यहाँ पर C है, वैसा ये वाला अलग दे देगा क्योंकि यहाँ पर CH2C, और ये वाला इसी की तरह सेम दे देगा। तो इन दोनों का एक सिग्नल हो जाएगा दूसरा, और ये वाला अलग दे देगा तीसरा सिग्नल। तो इसमें नंबर ऑफ सिग्नल्स क्या हो रहे, ज्यादा हो रहे, इसलिए ये वाला नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पर भी होगी, नंबर ऑफ सिग्नल देखो, ये वाला एक हो गया, ये वाला दूसरा हो गया, और ये वाला तीसरा हो गया, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। तो करेक्ट आंसर आपका 3rd और 4th। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ रिएक्शंस फॉर द सिंथेसिस ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज आर। अब इस मॉलिक्यूल के सिंथेसिस के लिए दिया गया है। ऑप्शन फर्स्ट में क्या है, 4 आयोडोफिनॉल, मतलब कुछ इस तरह से बात चल रही है, फिनॉल O है, OH, और 4 पोजीशन पर आयोडो है, मतलब इस तरह से, ठीक है। दूसरा क्या दिया है, मैग्नीशियम इन ईथर दिया है। क्या कंडीशन कर रहे, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का हो सकता है क्या, ठीक है, होल्ड करते हैं, ठीक है, ये क्या होगा क्या नहीं बताएंगे। और जो कुछ ये आ जाएगा, फिर उसके बाद सेकंड जो है उसके साथ क्या रिएक्ट करेंगे, सेकंड कुछ ऐसा है, साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिल्डिहाइड, मतलब CHO इस तरह से इन प्रेजेंस ऑफ व्हाट, THF, और बाद में जो C है उसके लिए दिया गया है CSCO3 MEI एंड THF, मतलब ये क्या करेगा, OH का OMe करेगा, ठीक है। अब इस वाले केस में ये क्यों पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनेगा तो कुछ इस तरह से बनेगा, यहां पर OH, यहां पर मैग्नीशियम और यहां पर आयोडीन। अब जैसे ये वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट ले लिया, मीडियम में ऐसा OH प्रेजेंट है, प्रोटिक है, जो आसानी से प्रोटॉन दे सकता है, तो फर्दर रिएक्शन करने की वजह ये वाला प्रोटॉन ले लेगा और आपको सिंपल फिनॉल में कन्वर्जन कर देगा। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोटिक सॉल्वेंट में स्टेबल नहीं होता, इसीलिए हम उसको किस सॉल्वेंट में यूज करते हैं, ड्राई ईथर में लेते हैं, ठीक है। तो ये वाला इसी वजह से फर्स्ट नहीं हो सकता। सेकंड वाले की बात करें तो पहले क्या दिया है, साइक्लोप्रोपिल ब्रोमाइड दिया है, हो सकता है। मैग्नीशियम इन ईथर, ये क्या बना सकता है, यहां पर MgBr, ठीक है, ये वाला तो बना दिया। अब उसके बाद क्या है, 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, C डबल बॉन्ड NPH अटैक कर दिया, ठीक है। आपको जो मिलेगा कुछ इस तरह से 4 हाइड्रोक्सी बेंजाल्डिहाइड, यहां पर हो गया OH और यहां पर आ जाएगा साइक्लोप्रोपिल। लेकिन फिर से वही केस है,
ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है और यहाँ पर अगर कोई तो प्रोटॉन अवेलेबल है देने के लिए तो क्या करेगा, इट एक्ट एज अ बेस, प्रोटॉन ले लेगा, तो यहाँ पर भी फर्दर रिएक्शन प्रोसीड नहीं जाएगी, तो ये वाला भी नहीं हो सकता। थर्ड की बात करें, थर्ड वाले में क्या दिया है, पहले वाले में दिया है कुछ इस तरह से, देखो 4 आयोडोफिनॉल OH है, यहाँ पर आयोडीन है। अब उसके बाद एरो पर ये कंडीशन CSU3 MEITHF क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइल्ड बेस है, प्रोटॉन ले लेगा फिनॉल का और आपको जो देगा OMe, इस तरह से ये O माइनस हो जाएगा, ये मिथिल आयोडाइड जो इलेक्ट्रोफाइल है यहाँ अटैक करके आयोडीन निकल जाएगा। ठीक है, तो आपको यहाँ पर पहले केस में प्रोटेक्शन हुआ है OH का, जो कि नेसेसरी कंडीशन था फॉर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्टिविटी के लिए। ठीक है, अब उसके बाद क्या दिया हुआ है, Mg इथर, अब पॉसिबल है, अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इस तरह से हो जाएगा OMe MgI ठीक है, अब यहां से सेकंड दिया हुआ है साइक्लोप्रोपेन कार्बोक्सिल्डिहाइड, मतलब इस तरह से। ठीक है, अब ये वाला इधर अटैक करके यहाँ पर OH, तो अब आपको मिल सकता है ये OMe यहाँ गया, ये वाला OH इधर आ गया है और यहाँ पर साइक्लोप्रोपेन, देखिए दिख रहा है कि नहीं स्टार्टिंग तरह, तो ये वाला आपका करेक्ट आंसर है। फोर्थ वाले में देखते हैं क्यों नहीं होगा, सेम दिया है साइक्लोप्रोपिल ब्रोमाइड, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किया, फिर मिथिल 4 हाइड्रोक्सी बेंजोएट, ये तो हो ही नहीं सकता ना, ये तो ऑप्शन में प्रोडक्ट के अकॉर्डिंग ही नहीं है, तो ये तो कट गया, तो आपका करेक्ट आंसर कौन सा होगा, थर्ड विल बी योर करेक्ट आंसर। क्या कंसेप्ट पढ़ा है आपने यहाँ से कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अटैक करने के लिए प्रोटिक सॉल्वेंट नहीं रहना चाहिए या फिर कोई तो प्रोटॉन डोनर नहीं रहना चाहिए, इसी वजह से क्या करना पड़ा, फर्स्ट स्टेप में OH का प्रोटेक्शन करना पड़ा, प्रोटेक्शन करने के बाद फिर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रोसीड हुआ है। ठीक है, इसी वजह से थर्ड आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में, द ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट अमॉन्ग द फॉलोइंग इज, काफी आसान क्वेश्चन है, आपको ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट पहचानना है बस। ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट मतलब क्या, कार्बन एंड मेटल बॉन्ड जिस रिएजेंट में होगा उस रिएजेंट को हम कहते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट। ठीक है, सिंपली क्या कहना है, कार्बन और मेटल बॉन्ड है क्या देखना है। यहाँ पर क्या है, लिथियम डाइविनिल क्यूप्रेट, डाइविनिल मतलब ये कॉपर, यहाँ पर लिथियम। ठीक है, इसी तरह से रहेगा ये लिथियम डाइविनिल क्यूप्रेट। उसके बाद क्या है, लिथियम डायसोप्रोपिल अमाइड, लिथियम डायसोप्रोपिल अमाइड, कुछ इस तरह से, इसी को क्या कहते हैं, LDA कहते हैं, ये तो बेस होता है। उसके बाद पोटेशियम टर्शियरी ब्यूटॉक्साइड, कुछ इस तरह से है। और बाद में क्या, आइसोप्रोपिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, MgBr। ठीक है, आयोडाइड, मैग्नीशियम आइसोप्रोपिल आयोडाइड। इस वाले केस में भी कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है, देखिए कार्बन मेटल बॉन्ड। इस वाले में देखो क्या, कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड है, इस वाले में देखो कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है और इस वाले में क्या, कार्बन नाइट्रोजन। तो ये दोनों केस में तो क्या हो सकता है, ऑर्गेनोमेटेलिक बॉन्ड नहीं है, लेकिन इस वाले में क्या है, ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट है, क्योंकि इसमें कार्बन मेटल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो आपका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है, ये वाला और ये वाला है, ये दोनों नहीं हो सकते। ठीक है, आसान था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, टोटल नंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स पॉसिबल फॉर ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। अभी थोड़ी देर पहले हमने देखा है कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स मतलब क्या, ऐसे आइसोमर्स जिसमें क्या होना है, डिफरेंस है बस अटैचमेंट ऑफ सब्स्टिट्यूएंट का, मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग से ही वो पॉसिबल है। ठीक है, पोजीशन चेंज होगी, उसको कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स कहते हैं। अब क्या दिया है, 1,3 ट्राइमिथिल दिया है, तो अब हमको रैंडमली अरेंजमेंट करते हैं, पॉसिबल क्या हो सकता है, 1,2,3 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। फिर उसके बाद क्या हो सकता है, 1,2,4 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद क्या हो सकता है, 1,3,5
ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। उसके बाद क्या हो सकता है 1,1,1,2 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। सेम इसी तरह से 1,1,3 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन, देन 1,1,4 ट्राइमिथिल साइक्लोहेक्सेन। यही पॉसिबल है, इसके अलावा तो कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पॉसिबल नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा 6 कॉन्स्टिट्यूशनल आइसोमर्स। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है इस वाले क्वेश्चन में। The dihedral angle, torsional angle in degrees between the two methyl group in the most stable conformation of N-butane. N-butane मतलब क्या, इस तरह का है। अगर डायहेड्रल एंगल दिखाना है तो इसका हमको कंफर्मेशन करना पड़ेगा। हम सॉहर्स में देखेंगे तो सॉहर्स में देखो ये वाला मिथिल रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पर मिथिल रहेगा, ये वाला हाइड्रोजन, ये वाला हाइड्रोजन। ठीक है, ये वाले कंफर्मेशन में दो मिथिल एक दूसरे को अपोजिट है, एंटी है। ठीक है, और दूसरे वाले में क्या होगा, एक पॉसिबिलिटी ऐसी हो सकती है कि एच एच, ये वाला मिथिल एच एच, इस तरह से हो सकता है। तीसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है, मिथिल एच एच पीछे जाने के बाद कुछ इस तरह से हो सकता है, मिथिल यहां आ सकता है एच एच, या फिर चौथी पॉसिबिलिटी कुछ इस तरह से हो सकती है, एच एच मिथिल, यहां पर मिथिल एंड हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ठीक है, यहां अगर देखा जाए तो दोनों जो CH3 ग्रुप है एक दूसरे के लिए एंटी, तो हम इसको कहेंगे क्या है, स्टैगर्ड कन्फर्मेशन में है। यहां पर अगर दोनों एक दूसरे के पीछे है तो यहाँ पर इक्लिप्स्ड है, और ये वाला कैसे 60 डिग्री है तो गॉच है, ये वाला 120 डिग्री है तो गॉच है। ठीक है, गॉच इंटरैक्शन है। अब क्या पूछा गया है, डायहेड्रल एंगल मतलब क्या, पहले ये समझो। तो जो ये हाइड्रोजन इस कार्बन का, ये हाइड्रोजन इस कार्बन का, डाई मतलब दो, हाइड्रल मतलब हाइड्रोजन, इन दोनों में एंगल क्या है ये पूछा गया है। द डायहेड्रल एंगल बिटवीन टू मिथिल ग्रुप्स। अब किसकी बात चल रही है, इन मिथिल ग्रुप की, इन द मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन ऑफ एन ब्यूटिन। तो एन ब्यूटिन का मोस्ट स्टेबल कन्फर्मेशन कौन सा हो सकता है, जब दोनों मिथिल एक दूसरे के लिए क्या रह जाए, स्टैगर्ड में, एंटी में रह जाए। और यहां पर अगर रहेंगे तो ये वाला क्या हो जाएगा, इक्लिप्सिंग इंटरेक्शन। यहाँ पर एंगल 0 डिग्री है, यहाँ पर 60 डिग्री है, यहाँ पर 120 डिग्री है, और यहाँ पर कितना है 180 डिग्री है। तो सबसे स्टेबल कौन सा रहेगा, जहां पर सबसे कम इंटरेक्शन होगा, जो कि कहां पर है, यहाँ पर। ये जो मिथिल है ये बाइसेक्टेड एरिया में प्रेजेंट है, ये मिथिल है ये भी बाइसेक्टेड एरिया में प्रेजेंट है, जहां पर इंटरेक्शन नहीं हो सकता। तो सबसे स्टेबल वाला एंगल हो जाएगा 180 डिग्री। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। The degree of unsaturation double bond equivalent for a compound with molecular formula is, सिंपल सा है। क्या पूछा गया है, DBE डबल बॉन्ड इक्विवेलेंट पूछा गया, या फिर डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन कह सकते हो। क्या फॉर्मूला होता है, सिंपल सा, कार्बन +1 माइनस हाइड्रोजन बाय 2 प्लस n/2। अब फिलहाल इसमें कोई भी नाइट्रोजन नहीं है तो ये वाला तो कैंसल आउट हो गया, तो इतना फॉर्मूला अप्लीकेबल होगा। तो नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं, 14 है, तो 14 + 1 माइनस हाइड्रोजन कितने हैं 12/2, तो ये क्या हो जाएगा 15 - 6, मतलब टोटल कितने हो जाएंगे 9। तो दिस विल बी योर आंसर। 9 डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन प्रेजेंट होगा इस वाले मॉलिक्यूलर फॉर्मूले में। ठीक है, डिग्री ऑफ अनसैचुरेशन का क्या मतलब होता है, डबल बॉन्ड भी हो सकता है या साइक्लिक कंपाउंड भी हो सकता है। ठीक है, तो 9 आ जाएगा आपका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द टोटल नंबर ऑफ हेड टू टेल आइसोप्रीन लिंकेज इन द मॉलिक्यूल इज। अब आइसोप्रीन मतलब क्या होता है, सिंपल सा ये वाला मॉलिक्यूल होता है। अगर हेड कंसिडर कर दिया, टेल कंसिडर कर दिया, तो यहाँ देखो ये वाला इसका हेड, ये वाला इसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है, ये वाला इसका हेड, ये वाला इसके टेल के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर भी अभी इससे इस साइड से देखना पड़ेगा, यहाँ का हेड, यहाँ का टेल, यहाँ का हेड, यहाँ का टेल, बीच में जो है तो देखिए ये वाला हेड किसके साथ जुड़ा हुआ है, सॉरी
ये वाला टेल इस वाले के टेल के साथ जुड़ा हुआ है, तो ये तो कैंसल आउट हो गया। तो ऐसा हेड टू टेल कितने इंटरेक्शन है, सिर्फ 4 है। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ हेड टू टेल आइसोप्रीम लिंकेज इज 4। क्लियर है? थैंक यू सो मच।